इससे अहम कोई मुल्क नहीं है, एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नज़दीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहाँ शांति प्रक्रिया हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। जब ब्रिक्स में हम गए, ये दुनिया, बदलती दुनिया को देखने समझने का मौका था। ब्रिक्स के जरिए आज हम ब्रिक्स में होते, भारत उस तरह से होता जैसे ब्रिक्स में होना चाहिए। और आज अगर ब्राजील के समय हमने वो जो पैरेलल करेंसी की बात हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट, वो फैसला होने दिया होता, अगर एक पलड़े पर आज भी रूस, चीन और भारत खड़े हो जाएं, इस तरह के मामलों में, आर्थिक मामलों में एक विचार कर लें, सामरिक मामलों में एक विचार कर लें, कल ये लोग ईरान की जंग को रोक सकते हैं। अच्छा। ये तीन अगर एक लाइन में हो, आज 2/3 दुनिया उस लाइन पे आ जाएगी। सिर्फ इस फैक्ट को भारत ने रोक रखा है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखी है, और मैंने नहीं। कि ब्राजीलियन कई प्रोफेसर्स और एक जमाने में उनके सीनियर लीडर कह चुके हैं कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है US का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। आप सोचिए जरा कि चीन, भारत और रूस इसको, ये फैसला मतलब, और इनके साथ जो सारे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सामरिक तौर पर सोचिए। और इससे क्या, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन का सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। चीन से बड़ा, आज ईरान में चीन से बड़ा लीवरेज कोई है? पाकिस्तान को ईरान को राजी करने में चीन के पास जाना पड़ा, पाकिस्तान से ईरान राजी नहीं हुआ। उसने कहा गारंटीज हमें चीन से चाहिए, तो पाकिस्तानी चीन गए। बातचीत कहीं भी हो सकती है, इस्लामाबाद अरे में बात तो ठीक है, हाँ। पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है, कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी वोरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से मिल रहा है, कतर देना चाह रहा है, दुबई के अलावा। हाँ। दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ वो था, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो वैसे ही जैसे उसने ब्लाइंड खेला है, वैसे ही ब्लाइंड हमने खेला। और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहाँ पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, जिससे वेस्ट एशिया फील करता था, कतर, सऊदी अरब, UAE कि हम सेफ हैं, अब ये तो हटाए जाएंगे यहाँ से। ये मिलिट्री बेसिस पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर अब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज जैसे कोई प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे अपने फौजी जहाज और चीज़ों को बेच रहा है। सऊदी अरब को ऑलमोस्ट फौज ही बेच रहा है, किराया दे रहा है, किराए पे फौज दे रहा है। इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमारी कीमत पे हो रहा है? नहीं, हमारी कीमत नहीं, हमारी कोई कीमत कहाँ है? हमारी किस चीज की कीमत है? ये तो सब लोगों ने इस युद्ध में देख लिया ना, कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। इस दुनिया को किसी भी चीज पर हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि लोग हमारी तरफ आए। हम डिस्टर्ब हो गए हैं बुरी तरह से। वो हमारे रोज वीडियो भरे हुए हैं, देख लीजिए, हर जगह से मजदूर, मंडी से मजदूर निकल रहा है गाली देते हुए, सिर पीटते हुए, भूखे पेट, जिसकी कोई खबर हमारे खबर नवीसों को नहीं है, न करना चाहता है। एक और हमारा देश बंगाल में गुजरात से वोटर भेजने के लिए ट्रेन अरेंज कर रहा है, और दूसरी ओर मजदूर वहां उनके यहाँ खटके, जो उनकी इकोनॉमी को बूम करता है, वो बेचारा खाने बिना, गैस के बिना लौटना चाह रहा है घर। तो उसके लिए 1-2 ट्रेन में हजारों लोग हैं, वहां लाठी चार्ज हो रहा है और डिब्बों में वो काकरोच की तरह भरे जा रहे हैं, और ऐसा बार बार उनके साथ हो रहा है। तो हम अपने समाज के किसान को हम आदमी नहीं समझते, मजदूर को आदमी नहीं समझते, गरीब को आदमी नहीं समझते। लेकिन शीतल जी, गलती कहाँ हुई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल सिन? जो सबसे बड़ा गुनाह था, क्या वो ये था कि 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए और इजराइल जाके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 150
करोड़ लोगों का आशीर्वाद लाया हूँ, उनका सलाम लाया हूँ। आप तो फादरलैंड हैं, मैं मदरलैंड हूँ, और सबसे करीबी मैं दोस्त हूँ आपका इज़राइल का। वहाँ पे फिर उनको बहुत बेहतरीन शानदार एक मेडल पहनाया गया। वो तमाम चीज़ें हुई और कुछ घंटों बाद जंग शुरू हो गई। तो शीतल जी, अब मुझे बताइए, क्या आप हैरान नहीं हुए? क्योंकि मैं तो अपने बारे में कहूँगी ईमानदारी से कि छोटा देश नहीं है ईरान, एक मंझला सा देश है, एक मिड साइज़ कंट्री है, और ईरान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनकी मीडिया भी बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है। दूसरे अंग्रेज़ी मीडिया नहीं है, हमें पढ़ने को नहीं मिलता, फ़ारसी में लिखते हैं वहाँ पर लोग। तीसरे, इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान में कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है, तो बहुत मुश्किल, एक ऐसा कुआं जैसा बना दिया गया ईरान को। तो ईरान अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बहुत हैरान थी, मुझे लगता था 2-4-6 दिन ना सही तो हफ्ते 2 हफ्ते में बात निपट जाएगी। 2 महीने तक दुनिया की सुपर पावर के सामने ये मुल्क खड़ा हुआ है, और साथ साथ आप देखिए सब पे निशाना साध रहा है। पूरे गल्फ कंट्रीज़ में से एक एक पे निशाना साध रहा है। इजराइल को भी साध रहा है, गल्फ में सबको साध रहा है, अमेरिका पे निशाना साध रहा है। एक मुल्क, आप हैरान नहीं? हैरान नहीं, इसने तो निश्चित तौर पर जो हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ना, कि इस दौर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें बुरा लग रहा है उसको बुरा कह रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है उसको अच्छा कहते हैं, ज़्यादातर बुरा हो रहा है तो ज़्यादातर बुरा कह रहे हैं। इतने पर ही हम दंडित हैं एक लेवल पे। जो जहाँ जिस तरह का दंड इस दौर में दिया जा सकता है उस तरह के हिस्से हमारे उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में आप जब देखते हैं कि एक देश जिसकी इकोनॉमी जो है शायद सैकड़ों गुना कम होगी अमेरिका से, इवन इजराइल से, और जिसके बारे में हमने, चूंकि पश्चिमी हमारी तो जानकारी के स्रोत तो वाया पश्चिम ही हैं सारे के सारे, अल जजीरा वगैरह भी हो गए, वरना और अल जजीरा भी दूसरी जगह से निकलता है। ईरान को लेकर कोई बहुत अफर्मेटिव न्यूज़ उसके यहाँ भी नहीं आती। उनकी भी वेस्टर्न ही है, कतर से ही था। हाँ। तो वो इशू सेक्टेरियन इशू भी है, तो वो कोई बहुत बातें ऐसी नहीं देते थे। वहाँ से हम वही जानते थे जो महिलाओं के आंदोलन थे, सिर पे स्कार्फ वगैरह को लेके होते थे, किसी को फांसी वांसी दी, वो सब चीज़ें हमारे पास भी नकारात्मक चीज़ों का भंडार था। और उसमें से हम कुछ किरणें ये होती थी कि भाई चलो कुछ खुददार तो है, अपने इंडिपेंडेंट उसकी राय है, ये जरूरी है। युद्ध के समय जब बातचीत युद्ध से पहले शुरू हुई, युद्ध की तैयारियां हो रही थी ना, एक बार 12 दिन का जून में वार हुआ, उससे पहले भी युद्ध की बातें ईरान पर लगातार हो रही थी, ये होगा वो होगा, ये करेगा वो करेगा। तो उस समय हमारे यहाँ एक ग्रुप है जिसमें एक पुराने रिटायर्ड आर्मी के सज्जन हैं, वो एक आर्मी की मैगजीन निकालते हैं और उसमें गजाला वहाब काम करती हैं, फोर्स मैगजीन। तो वो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन है, पुरुष जो है, प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स हम लोग देखते थे, तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो लिखने की वो लिखते लॉजिकल लिखने की कोशिश करते थे, तो ये हम लोग विपरीत राय ढूंढते रहते हैं, सच ढूंढने के तलाश में। तो उनकी ओर भी जाते थे हम, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं थे। फिर हमारे कार्यक्रमों में सत्य हिंदी में गजाला वहाब आती थी। तो उस युद्ध से पहले, 12 दिन की युद्ध से पहले एक कार्यक्रम में हम उतनी ही जानकारियों के साथ प्रस्तुत थे जितना मैंने आपको बताया, जो हमें पश्चिमी ढांचे से मिली है, और कुछ जो हमने अपने हिसाब से ईरान के बारे में समझी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी। इसने हमारी उत्कंठा उस पक्ष में बढ़ाई कि हम ईरान को जानने की कोशिश करें एग्जैक्टली, और पर्टिकुलरली ये सैनिक जो ताकत वगैरह में है, उनकी जो तैयारियां हैं, उनका जो समाज है, वो सब डाटा आने लगे कि उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं और उनके यहाँ महिलाओं की भागीदारी कितनी है समाज की वर्किंग पॉपुलेशन में, और अन्य इतने दिन से वो बेचारा ये कठिनाई झेल रहा है सैंक्शन की, और सर्वाइव भी कैसे कर रहा है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित उन्होंने करना शुरू किया, और बाद में फैक्ट्स आने लगे तो पता लगा कि हम लोगों ने गजाला वहाब वगैरह को ज़्यादा सुनना शुरू किया। और फिर उनके प्रवीण साहनी को भी वो हमारे यहाँ इंटरव्यू वगैरह देने आए, तो हम सब लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। तो उन्होंने अपने तथ्यों से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई, और बाद में हमने देखा कि अब उसकी ओर एक चाल चल पड़ी है। और एविडेंस, यानी पहले उन्होंने बात कही और उसके बाद हमें एविडेंस मिल रहा है। मुझे लगता था जब मैं उनसे पिछली वॉर के टाइम पे भी मैं उनसे बात करती थी, प्रवीण साहनी से, और इस दौर में बात की कि कोई दीवाना है ये, इसका क्या, इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेज पूरे ऑथेंटिक थे। बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। ये तो देखिए हम लोग पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन हम चाहे या न चाहे हमको शिकार तो इन्फॉर्मेशन के सोर्स करते हैं। वो जहां से होते हैं हम
हमें कई बार लगता है हमारी राय हो, हमारी तो कहाँ होती है। वो इंफॉर्मेशन सोर्स निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करते हैं कॉन्क्लूसिवली। देखिए, एक बच्चा नॉन वेजिटेरियन होगा या वेजिटेरियन होगा, ये उसकी परवरिश तय करती है, वो थोड़ी तय करता है। वो जैन परिवार में होगा तो 6 बजे के पहले ही खाना खाना उसको अच्छा लगने लगेगा, और उसको वो सब देख के उसके हाथ कांप जाएगा, वो एक चिकन को और या उसको नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी परवरिश नहीं हुई है वैसे। यहाँ से हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो जिनके घरों में नॉनवेज नहीं था, हम जैसे लोग सभी थे घर में बहुत धार्मिक और उस तरह का एकदम प्याज लहसुन वाला, तो हम लोग बहुत यंग होने के बाद मीट वगैरह खाना सीख पाए। अभी तक हम लोग ढंग से खाना नहीं जानते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खबरें हमारी परवरिश कर रही हैं कि ईरान को हम कैसे देखेंगे। Exactly, जैसे ईरान को हम देखेंगे कैसे कि भाई वहाँ देखेंगे? मुल्ला राज है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाता है, और वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इन 5 चीजों इतना पर ही आधारित नहीं, फिलिस्तीन में बच्चों के मारे जाने पे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। फिलिस्तीन में अभी मैं एक पोस्ट करके आया हूं कि वहां अल जजीरा की 4थी पत्रकार लेबनान में मारी गई है, और ईरान ने प्लान करके मारा है उसको। पहले उसको धमकी दी कि वो वहां से हट जाए, वो नहीं हटी, उसको मारा और वहां एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया कि वो मर जाए। जिस इजराइल ने तो ये 4थी पत्रकार है। लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ तो 1 लाख लोग तो कम से कम पत्रकारिता का काम कर ही रहे हैं। शायद 10 लोग इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, या 100 लोग, बहुत 100 तो ज्यादा बड़ा नंबर मैं कह रहा हूं। कि हम अपने पेशे के, हम पेशा लोगों पे का कत्ल होने पे रिएक्ट नहीं कर रहे भाई। हम बच्चों को हमने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बांट के सोचना या वो सब शुरू कर दिया है। तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो ह्यूमन है ही नहीं। वो या तो नफरत से भरी हुई है या झूठी सूचनाओं से भरी हुई है। अब मैं आ जाती हूँ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, और इस बदलती हुई दुनिया में, और इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में जो दशकों में, सालों में नहीं, हफ्तों में बदल रही है शीतल जी, और ये सबको सरप्राइज़ कर रही है। और फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जब वो ये बातें कह रहे थे मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है, और उसी दीवाने की बात एक सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जहां एक ऐसा देश जो 50 साल से सैंक्शंस के तले दबा हुआ है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा डिस्कनेक्ट है, वो समझता भी नहीं है कि शेयर बाज़ार जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है या और दूसरा, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी बात, वहाँ मुल्ला राज है, और चौथी बात, वहाँ औरतों को ज़बरदस्ती जो है हिजाब पहनाने की जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो कि अब नहीं है, सच नहीं है कि अब ज़बरदस्ती एक है सरकारी डिक्टेट, लेकिन औरतों को हमने देखा है आज़ादी से वहाँ घूमते हुए। एक ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर को न सिर्फ के चैलेंज करता है, बल्कि मुझे कहते में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि उसको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। आप बदलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली ऑर्डर बदल रहा था, हमने उसको स्वीकार करना ईरान की वजह से शुरू किया है। अच्छा, ये श्रेय उसको है। देखिए, अच्छा, जब यूरोप ने तय किया कि वो डॉलर के प्रभुत्व की जगह अपनी करेंसी लाएंगे, यूरो वो लेके आए। यूरो शुरुआत थी जब वर्ल्ड ऑर्डर में सचमुच में बड़ा डेंट होना शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जो 45 से पहले की बात है, उस समय तो सोवियत संघ के नाम से एक चीज़ आ गई थी, उससे एक चुनौती थी आमने सामने की। फिर सोवियत संघ ढह गया और लगा सारी दुनिया एक तरफा है, एक ही आदमी के, एक ही देश की मुट्ठी में है। लेकिन जब यूरो वाला इशू आया तो वो पहली चीज़ थी। और जब इराक के सद्दाम हुसैन ने कहा हम यूरो में व्यापार करेंगे, और उसके बाद वो मारे गए। ये देखिए, हम देख रहे हैं वहां से चीजें बदलना शुरू हुई। फिर हम इकोनॉमिक डाटा हमें बताता है, एक जमाने में ये जो G7 के देश हैं, ये जमाना बहुत पुराना नहीं है, 15 साल पहले की बात है। G7 के देश दुनिया में 42% व्यापार पर नियंत्रण इनका था। आज 40% पे ब्रिक्स का नियंत्रण है, और G7 28 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ईरान हमें इन आंकड़ों की तरफ, इन सूचनाओं की तरफ ले जा रहा है जो हमने इसके पहले उस तरह से नहीं देखी। क्योंकि हम उन्हीं, अगेन वही कि सूचना साम्राज्य जो है हमें अपनी तरह से प्रभावित कर रहा था। हम लोग एंग्लो सैक्सन रेस की भाषा, उसी के कल्चर, उसी की किताबें, हमारे तो सारे रेफरेंसेस हम अंग्रेजी साहित्य वगैरह से ही लेते हैं ना। थोड़ा बहुत रूसी साहित्य, चूँकि वो रूस से भारत के ऐसे रिश्ते थे कि वहाँ से वो सस्ती किताबें फ्री वाली आ जाती थी, लेफ्ट पार्टीज़ के स्टॉल्स पे लगी रहती थी, तो हम लोग रूसी लेखकों को भी जान गए, वरना हम यूरोप के कहाँ लेखकों को जानते हैं।
फ्रांस के लेखकों को नहीं जानते, पुर्तगीज वगैरह का तो नाम ही नहीं सुना है हमने। हम जानना नहीं चाहते या लैंग्वेज बैरियर जानते है? नहीं है, इंफॉर्मेशन बैरियर होता है लैंग्वेज की वजह से। जब होगा सामने तो जान जाएंगे। रूसी था तो जान गए ना, फ्री में उनकी सोवियत भूमि आती थी तो उससे थोड़ा बहुत ये वो, और पुष्किन नाम के कोई कवि होते हैं, तोल्स्ताय, इतने बड़े लेखक हैं, हम कहाँ जान पाते अगर वो सस्ती किताबें न होती तो। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मुझे बताइए, तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहाँ है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं, अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है, ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। तो मुझे अगर मैं सही समझ, अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था, डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं, क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरी उसे ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो दिल से ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। सच्चाई ये है, बहुत शर्मनाक है लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग, हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से मोदी जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 1.5 अरब 150 करोड़ 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है, क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, जो राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर। पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ का 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज़ पूरी तरह से सरकार भी नहीं है, वो लिस्ट में हैं और किसी तरह से सरकार है। तमाम तरह की यूएन वगैरह की और पश्चिम वगैरह की भेंट और उससे चलते हैं, बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, मतलब ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके पास सरकार होने की। लेकिन इसके बाद 130-35 देश दुनिया में हैं, 40 देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत ढांचा है, सरकारें हैं, कायदा कानून है और वो एक चाल पे चलते हैं। उनमें से अधिकांश आश्रित हैं और उनको इसीलिए अमेरिका वगैरह अपने पसंद में बुला लेते हैं और कहलवा लेते हैं यूएन में। लेकिन फिर भी 50 देश ऐसे हैं जो अपनी बात अपने मन की राय से कह सकते हैं दुनिया में, और स्क्वीज कर ले तो 30 देश तो कम से कम ऐसे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी, तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को उन 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं? अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा है, ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए, वो संभव नहीं, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे जैसों। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आसमान अगर काला है तो उसे काला कहना पड़ेगा, अगर काले बादल इसमें, मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कम से कम कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं और अमेरिका में भी रिपब्लिकन से
ट्रंप के नेतृत्व में बहुत अच्छे लेकिन हुए हैं। क्यों? क्या भारत में मान लेते हैं मोदी जी को पता नहीं है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पूरा जो आईएएस आईएफएस जो तमाम लोग हैं जिनको दशकों का ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने इतनी मजबूत जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा पूरा एक सेक्शन बनाया, उन सबको ये पता नहीं है कि जो सत्ता का संतुलन है वो बदल चुका है और हमें अब जो है वो ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना है। नहीं, क्या आप यकीन करती हैं कि हमारे लोग किसी की सुनते हैं? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने इस तरह की कोई राय, उनकी राय के विपरीत लेके साथ में बैठ के या टाइम लेके उनसे कह सकता है? संभव है ऐसा इस दौर में? सिर्फ चाटुकार रहेंगे उनके इर्द गिर्द। कोई सवाल ही नहीं है, आईब्रो देख के चलेंगे वो। अच्छा जी, कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मोदी जी ट्रंप से रिश्ता करना चाहते हैं तो पूरे प्रशासन तंत्र में, उनके चारों तरफ के आभा मंडल में और इस तरह की चीजों को कैश भुना लेने वाले एक बहुत बड़े कथित औद्योगिक और दलाल समाज में आप उसी तरह की गति होते हुए देखेंगे।